Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो जिन भी बच्चों का BPSC 132 का एग्जाम होने वाला है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप सभी को बता दूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द रियोन्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। तो यहाँ पर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे फीचर्स को बताने हैं जो कि उसको वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो जो पहला जो आपका इसमें हो जाएगा वो क्या होगा, इसमें आपका फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला जो हमें फीचर देखने के लिए मिलता है वो सरकार का फेडरल सिस्टम देखने के लिए मिलता है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र और राज्य के बीच में हो रखा होता है। ठीक है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उनके बीच हमें क्या देखने के लिए मिलता है, शक्तियों का वितरण देखने के लिए मिलता है। हमारे संविधान के अंदर जो केंद्र सरकार है उसको थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाया जा सके। दूसरी चीज जो हमें देखने के लिए मिलती है इसके अंदर वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया जो है फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर जो एग्जीक्यूटिव होता है इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है जहां कार्यपालिका विधायिका से निकलती है। राष्ट्रपति का पद केवल नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो हम सभी को ये याद कर लेना है कि राष्ट्रपति का पद केवल नाम मात्र का होता है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं प्लस उनकी क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है जो कि रियल हेड होते हैं भारत के, जबकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो केवल नाम मात्र के हेड होते हैं। हमारा जो संविधान है वो भारत को एक सेक्युलर स्टेट बताता है, यानी कि जो भारत है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। तो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट विच मीन्स देयर इज नो स्टेट रिलीजन, यानी कि जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं है। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, सारे रिलीजन्स को हम कैसे इक्वली ट्रीट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलाउइंग पीपल टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो जो भी तुम्हारी चॉइस है वो रिलीजन तुम यहाँ पर अपना रख सकते हो। तो भारत जो है वह संविधान के अकॉर्डिंग एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है यहाँ लोग राज्य का कोई भी धर्म नहीं है और जो सभी धर्म है हमारे वे समान रूप से क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर जो है इंडिया जो है क्या है, हमारा एक सोवरन स्टेट है, यानी कि इंडिया संप्रभु राज्य है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। यानी कि जो इंडिया है वो अपने हर प्रकार के जो निर्णय हैं, चाहे वो देश के भीतर के निर्णय हो चाहे वो विदेश नीति हो, सब कुछ जो है वो अपने आप से मैनेज करेगा बिना किसी फॉरेन जो आपका इंटरफेरेंस है उसके बिना। सो इंडिया इज अ सोवरन स्टेट मीनिंग दैट इट हैज कंप्लीट, just a minute, just a minute. Okay, so I am a little busy, just a minute. सो इंडिया क्या है बच्चों, हमारा इंडिया हमारा सोवरन स्टेट है और जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संप्रभु राज्य कहते हैं। फिर इंडिया के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी में हमारे जजेस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं। तो जो जुडिशरी है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट है हमारी। और रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ पर लगता है, यानी कि कानून के सामने जो है सभी लोग, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। जुडिशरी के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की, मीनिंग इट कैन डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर भारत की सरकार संसद के अंदर किसी भी प्रकार का जो विधेयक है, ठीक है, विधेयक को पारित करती है, फिर उस विधेयक से कानून बना देती है, तो ये जो कानून बनता है इसका जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है, अब इसका मतलब होता है न्यायिक समीक्षा करना। तो यहाँ पर जो जुडिशियरी है वो देखती है कि ये जो कानून है क्या वो संविधान के अनुरूप है, क्या उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वॉयलेट किया जा रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारा काम जुडिशरी देखती है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आता है हमारा राइट टू इक्वेलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, किसी भी प्रकार की भेदभाव से हमें सुरक्षा मिलती है,
समानता का हमारा अधिकार है। और इन सभी ये जो है अधिकार न्यायिक रूप से लागू होते हैं, यानी कि अगर इनका हनन होता है तो हम उसकी कंप्लेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। दीज राइट्स आर जस्टिएबल मीनिंग दे कैन बी एनफोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो जिसका अर्थ है इन्हें कानून की अदालत में लागू किया जा सकता है। अगर आपकी किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड कर रखे हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं बच्चों? जो हमारी सरकार है उसके लिए कुछ नीतियां बनाना। ठीक है, सरकार के लिए एक प्रकार के ये क्या होते हैं? हमारे गाइडलाइंस होते हैं सरकार के लिए। दीज आर द गाइडलाइंस। तो द डीपीएसपीज गाइड द गवर्नमेंट इन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, ऑल्दो दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, दे सर्व एज अ मॉरल गाइड फॉर द स्टेट। तो ये जो है, अगर सरकार इनका पालन नहीं करती तो उसकी वजह से तुम लोग कानून के पास जाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं चले जाओगे कि सरकार जो है डीपीएसपीज का पालन नहीं कर रही है। सिर्फ ये एक प्रकार के दिशा निर्देश होते हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं सरकार को नागरिकों की भलाई के लिए कानून और नीतियां बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि ये कानूनी रूप से लागू नहीं होते, लेकिन ये राज्य के लिए एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। अब इंडिया एक गणतंत्र देश है। ठीक है, यानी कि गणतंत्र का मतलब ये होता है कि राजा के बाद जो उसका बेटा है वो राजा नहीं बनता, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो हेड ऑफ द स्टेट का हम क्या करते हैं? इलेक्शन करते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट को हमेशा इलेक्ट करेंगे। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। 5 सालों के लिए वह इलेक्ट होता है। अब ये नहीं कि एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो उसका बेटा बार बार प्रेसिडेंट बनता रहेगा, क्योंकि भारत एक गणराज्य है। तो यहाँ पर हर बार हमें क्या होता है? चुनाव करवाना पड़ता है। ठीक है, तो भारत एक गणराज्य है। फिर सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। सारे के सारे जो नागरिक हैं वो इंडिया के सिटीजन हैं, अपने देश के सिटीजन हैं। स्टेट सिटीजनशिप नाम की कोई भी चीज नहीं है कि लोग कहने लग जाए कि मैं तो महाराष्ट्र का और हूं और भारत का भी हूं। तो इंडिया में सिर्फ हमें क्या देखने के लिए मिलती है? एकल नागरिकता देखने के लिए मिलती है। और संविधान का जो सबसे बड़ा, जो सबसे अच्छा फीचर है बच्चों, वो ये है कि यह एक प्रकार का लिविंग डॉक्यूमेंट है। यानी कि आपने क्लास 11th में जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो एक पूरा का पूरा चैप्टर था जिसका नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लिविंग डॉक्यूमेंट, या संविधान एक जीवन दस्तावेज। जिसका मतलब उसमें आपने क्या पढ़ा कि जो हमारा संविधान है वह जीवन दस्तावेज कैसे है, क्योंकि ये जो है अपने आप ही परिस्थितियों के अनुसार हमने इसमें अमेंडमेंट हम करते गए हैं, समाज की जो भी नीड्स थी उनके अकॉर्डिंग। तो ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट अभी बना हुआ है। अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट करता है। ठीक है, स्पेशल प्रोसीजर दे रखा है अमेंडमेंट करने के लिए भी, अगर हमें उसमें अमेंडमेंट करना है तो। ठीक है, तो विशेष बहुमत से अमेंडमेंट होता है। तो संविधान एक जीवित दस्तावेज है, जिसका अर्थ है कि यह लचीला है और समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें संशोधन हम कर सकते हैं। संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। कुछ प्रावधानों के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना भी आवश्यक होता है। अब यहाँ पर हम लोग एनालाइज करेंगे स्टेट की इमरजेंसी पावर को। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या इमरजेंसी पावर्स हैं। ओके, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अभी करंटली जो द्रौपदी मुर्मू है वो हमारी प्रेसिडेंट है। तो इमरजेंसी पावर्स आपको उनकी बतानी है। तो द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर आउटलाइंड इन द पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवरिंग आर्टिकल 352 से 360। तो कौन से आर्टिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट है? 352 से 360 वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये जो है, ये पावर जो है प्रेसिडेंट को अलाउ करती है कि जो प्रेसिडेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स ले सकता है। अगर कभी भी क्राइसिस आता है तो देश की इंटीग्रिटी, सोवरनिटी और स्टेबिलिटी के लिए जो प्रेसिडेंट है वो निर्णय ले सकता है। 3 प्रकार की इमरजेंसीज की बात होती है। प्रेसिडेंट 3 प्रकार की इमरजेंसी लगा सकता है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी जहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन जो अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के अंश 18 धारा 352 से 360 में दिए गए हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति को संकट की स्थितियों में देश की अखंडता, संप्रभुता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए असाधारण कदम उठाने की अनुमति देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाने वाले 3 प्रकार के आपातकाल कौन कौन से हैं? तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और आपका वित्तीय आपातकाल है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत हम लोग जो राष्ट्रपति हैं वो लगा सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन्ड बाय वॉर। तो नेशनल इमरजेंसी कब आती है?
वॉर के समय पर आती है, किसी प्रकार का एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो गया, आर्म्ड रिवेलियन हो गया, तब। तो राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब भारत उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा, युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में हो। एक बार घोषित होने पर राष्ट्रपति राज्यों के कार्यकारी अधिकारों को अपने पास ले सकते हैं और केंद्र सरकार राज्य सूची के मामलों पर भी जो है अधिकार स्थापित कर लेती है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी एक राज्य सूची होती है जिसके अंदर वो सारे के सारे मुद्दे लिखे रहते हैं, जिन मुद्दों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह केवल राज्यों को होता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इन मुद्दों पर कानून जो है कौन बनाने लगती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने लगती है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे प्रेसिडेंट के रूल की। तो इफ प्रेसिडेंट बिलीव्स दैट द गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर यहाँ पर जो स्टेट है उसे ये लगता है कि जो देश का शासन है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला सकते, ठीक है, तो ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। तो मान लो कोई भी ऐसा स्टेट है जो कि उसका शासन सही से नहीं चल पा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पा रहा है, तो जो गवर्नर होता है वो रिकमेंड कर देता है राष्ट्रपति को कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, और उसी को हम लोग स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। उस समय पर जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, और जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली जो है स्टेट के अंदर अपना जो अपॉइंट कर देता है गवर्नर, और स्टेट का सारा जो कामकाज है वो अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मुद्दा रहता है स्टेट इमरजेंसी का, ये स्टेट और जो गवर्नर होते हैं उनके बीच में हमेशा एक टेंशन का मुद्दा भी रहता है, क्योंकि कभी कभी जो गवर्नर होते हैं अगर वो दूसरी पार्टी का होता है, गवर्नर तो हमेशा ही सेंट्रल की तरफ से आता है तो दूसरी पार्टी का होता है, ठीक है। तो अगर सेंटर में मान लो कि बीजेपी है और किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर कांग्रेस की जो सरकार है वहां पर जो गवर्नर होगा वो बीजेपी का होगा, तो वो क्या करेगा कि कांग्रेस के जो भी कामकाज होंगे उन पे ध्यान रखेगा, ठीक है। अगर वहां पर उन्हें लगेगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो वो जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति को बताएगा और राष्ट्रपति से कहेगा कि आप इस स्टेट का जो सारा काम धाम है अपने हाथों में ले लो और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ठीक है। फिर एक होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसकी घोषणा हम कब कर सकते हैं, तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो जब होती है जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या क्रेडिट ऑफ इंडिया है और एनी पार्ट ऑफ इस टेरिटरी इज थ्रेटन ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो जब लगता है कि वित्तीय पैसे में कमी आ रही है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी है उसे कम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो सॉल्व किए जा सकें। तो वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को यह लगे कि भारत या इसके किसी हिस्से में वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट जो है वो खतरे में जाने वाला है। तो राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती करने के निर्देश दे सकते हैं और राज्य के वित्तीय मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या प्रोसेस रहता है, तो अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो प्रेसिडेंट केवल एक रिटर्न रिकमेंडेशन दे देगा कैबिनेट को तो लग जाएगी। दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट के, अपर हाउस और लोअर हाउस, वहां से डिक्लेरेशन भी लेना पड़ता है। जो प्रेसिडेंट का रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑल्सो नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है उससे भी हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर घोषित कर सकते हैं। घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के लिए भी संसद से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है और इसके लिए विशिष्ट समय सीमा रहती है। इमरजेंसी पावर्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो जब भी हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन के वो सस्पेंड हो जाते हैं, केवल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है वो सस्पेंड नहीं होता। ड्यूरिंग द प्रेजेंट रूल द स्टेट लेजिस्लेटिव पावर आर ट्रांसफर टू यूनियन गवर्नमेंट। अब स्टेट की जितनी भी पावर होती हैं वो किसके पास चली जाती हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। तो इन अ फाइनल इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट अज्यूम्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल मैटर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, ग्रेटर कंट्रोल उसका रहता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं सिवाय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों के। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधायी शक्तियां केंद्रीय सरकार को सौंप दी जाती हैं और राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इसको क्रिटिसिज्म भी मिलता है इमरजेंसी को हमेशा। तो जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं उनकी हमेशा आलोचना की जाती है उनके मिसयूज के वजह से। कभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंक्लूडेड safeguards such as requirement of parliamentary approval for the declaration of emergency and the limitation on the suspension of fundamental rights। अब यहाँ पर इसकी आलोचना इसलिए होती है कि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर क्यों लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं, ठीक है।
तो आपातकालीन प्रावधानों की अक्सर आलोचना की जाती है, विशेष रूप से राजनीतिक अस्थिरता के दौर में इनके दुरुपयोग की संभावना को लेकर। हालांकि संविधान में सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है, जैसे आपातकाल की घोषणा के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता और मौलिक अधिकारों के निलंबन पर सीमा। न्यायपालिका भी इन अधिकारों के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। हिस्टोरिकल में अभी आज तक कभी इमरजेंसी का क्या यूज किया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि सेवरल टाइम किया गया है। सबसे ज़्यादा नोटेबल जो एग्जाम्पल है वो 1975 की है, जो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा 21 महीने के लिए लगाई गई थी और कई सारी जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था। तो 21 महीने तक चला और इसके कारण कई नागरिक स्वतंत्रताओं का क्या हुआ बच्चों, निलंबन हुआ। सो आई होप कि आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा बीपीएससी का सेकंड वीडियो था। इसके बाद अभी हम थर्ड वीडियो भी लेकर आएंगे और आपके लिए हम लोग मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे लाइव, वो भी जिसके अंदर आप अपने सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। तो लाइव क्लास जो होता है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मैं आपको एक व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, चैनल को। तो वहाँ से क्या रहता है कि जब भी लाइव क्लास होती है या पीडीएफ के जो लिंक होते हैं वो हम उस चैनल पे डाल देते हैं, तो वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो उन लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो पीडीएफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेबसाइट का नाम है जहाँ से आपको पीडीएफ लेनी है, उसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज, ठीक है। उस पर जो पीडीएफ है आज रात तक हम लोग अपलोड करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स।